हेलो दोस्तों, फिल्मी व्याख्या में आप सभी का स्वागत है। आज हम 2017 की ओज़ार्क सीजन 1 पार्ट 2 को एक्सप्लेन करेंगे। सो गाइस, अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, वरना मुझे मत बोलिएगा कि कहानी समझ में नहीं आई। तो इसी के साथ स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ ब्लू कैट इन की ओनर रेचल मार्टी को अपने ऑफिस में बुलाती है, एज वो समझ गई थी कि मार्टी कुछ तो गड़बड़ कर रहा है और फ्रॉड बिल को दिखाते हुए मार्टी के साथ अपने बिजनेस डील्स तोड़ देती है और उसे भगा देती है। अब मेसन चर्च का कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू करता है, जिसे देख मार्टी मेसन की प्रेग्नेंट वाइफ की जान बचाने के लिए डेल के पैसों में से $7 लाख स्नेल को देता है, पर स्नेल तभी भी अपने प्रॉमिस से मुकर जाते हैं, जिससे मार्टी मेसन को सब सच बता देता है कि अगर वो चर्च का कंस्ट्रक्शन बंद नहीं करता और वापस बोर्ड पर संडे सर्विस देने नहीं जाता तो स्नेल्स उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को मार देगा। जिससे ये बेवकूफ इंसान मेसन स्नेल के पास कंफर्म करने जाता है, जहां स्नेल्स सारा ब्लेम मार्टी पे डालते हुए ये बोलता है कि ये मार्टी का प्लान था कि वो चर्च का कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में करेगा, जिससे मेसन को काफी बुरा लगता है और वो जाकर चर्च का ढांचा जला देता है और वापस अपनी सर्विसेज बोर्ड पे कंटिन्यू करने लगता है। अब क्या था, मार्टी वेंडी के बॉस सैम की मॉम को अपने फेक इन्वेस्टमेंट फंड में $9 लाख इन्वेस्ट करने को मना लेता है, जिससे वो अपना स्नेल को दिया हुआ $7 लाख का लॉस रिकवर कर लेता है और इसी के साथ डेल को दिया हुआ प्रॉमिस 8 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग भी कंप्लीट करता है, जिससे डेल काफी खुश हो जाता है और अब 50 मिलियन ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने मार्टी के पास भेज देता है। एज 8 मिलियन तो बस एक टेस्ट ट्रायल था। और गाइस, वैसे भी आपको याद तो होगा ना कि डील 500 मिलियन की हुई थी, पर अगले दिन एक्सीडेंट में सैम की मॉम का डेथ हो जाता है, जिससे सैम मार्टी के पास उसकी मॉम का इन्वेस्टमेंट फंड वापस लेने आता है। मार्टी उसे पैसा वापस तो नहीं करता, पर बड़ी चालाकी से सैम की मॉम का सारा फ्यूनरल का खर्चा उठाने को तैयार हो जाता है और साथ ही वेंडी को सैम के साथ फ्यूनरल हाउस भेज देता है। पर एक अजीब बात थी, फ्यूनरल को लेकर सैम के डिमांड्स काफी ही बड़े थे, एज वो चाहता हो कि मार्टी फ्यूनरल नहीं उसकी मॉम का इन्वेस्टमेंट फंड ही दे दे। इसे देख वेंडी एक कमाल की चाल चलती है और फ्यूनरल हाउस को ही खरीद लेती है, एज ये डील उसे ज्यादा सस्ती लगी। यहाँ फाइनली रॉय रस को सब सच बता देता है कि ये उसका प्लान था और वो उसके जरिए रूथ तक पहुँचना चाहता था, फिर रूथ को इन्फॉर्मेंट बनाकर मार्टी को पकड़ना चाहता था। अब रस रूथ को फंसाने की काफी ही कोशिश करता है, पर ऐसा होते ना देख वो खुद मार्टी को मार के उसका सारा पैसा लेके भागने का प्लान बनाता है, जो रूथ को कहीं से पता चल जाता है और वो मार्टी के डॉकिंग यार्ड पर इलेक्ट्रिक वायर लगा देती है। फिर क्या, जिससे रूस और उसके भाई की डेथ हो जाती है और रॉय का सारा प्लान फेल हो जाता है। अब मार्टी रूथ को दिलासा देता है कि अगली बार रूथ ऐसा कोई भी रिस्क ना ले। दूसरी तरफ मेसन नोटिस करता है कि बोर्ड पर कोई भी उसका बयान सुनने नहीं, बल्कि सारे लोग यहाँ पे चर्ची हैं और ड्रग डीलिंग के लिए आते हैं। ये देख वो काफी टूट जाता है और स्नेल को जाकर ये बताता है कि वो ये काम अब कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, जिससे स्नेल मेसन को तो कुछ नहीं करते, पर अपनी प्रॉमिस के हिसाब से उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को मार देते हैं। अब मेसन देखता है कि उसके पास एक पार्सल आया है और उसमें उसका बच्चा है, पर उसकी वाइफ का कोई भी अता पता नहीं है। अब वेंडी बच्चों के साथ मिलकर ओज़ार्क छोड़कर भागने का प्लान बनाते हैं, पर वहाँ पर डेल का आदमी गार्सिया आके ऐसा होने नहीं देता, पर गार्सिया कुछ कर पाता बड़ी शॉटगन से गार्सिया को मार देता है और उन्हें भगाने में भी हेल्प करवाता है। अब घर में मार्टी और बडी गार्सिया के बॉडी को ठिकाने लगाते हैं, पर गार्सिया को ढूंढते ढूंढते डेल ओज़ार्क आ जाता है। यही रेचल, जो ब्लू कैट इन की ओनर है, उसे
मार्टी के छुपाए हुए कुछ पैसे मिल जाते हैं और वो उसे लेकर भाग जाती है। और दूसरी तरफ डेल मार्टी को ढूंढकर उसे टॉर्चर करने लगता है, जिस पे वो डेल को कन्विंस करता है कि गार्सिया के गायब होने में उसका कोई भी हाथ नहीं है। पर मार्टी के पास डेल के लिए एक अच्छी डील है। प्लान के हिसाब से वो स्नेल की जमीन पर बड़ा सा कैसीनो बनाएंगे और उसका सारा काला पैसा व्हाइट में बदलेंगे। पर इसके बदले में डेल अपने कनेक्शन को यूज करते हुए स्नेल का ड्रग डीलिंग में हेल्प करवाएगा। अब ये प्लान जाकर मार्टी और डेल स्नेल को सुनाते हैं, जिससे काफी लड़ाई होने के बाद स्नेल मान जाता है और डेल भी अपने बॉस से ये डील फाइनल करवा लेता है। यानी डेल के ऊपर भी उसका एक बॉस है। पर घर से निकलते वक्त डेल से एक गलती हो जाती है कि वो स्नेल को मजाक मजाक में रेड नेक बोल देता है, जो एक तरीके से इंसल्ट होती है, जिससे डार्ली स्नेल गुस्से में आकर डेल को मार देती है। अब जेकब मार्टी को घर भेज देता है और रिलैक्स करने को बोलता है, एज उन्होंने डेल के बॉस के साथ डील फाइनल कर ली है और अगर उनके गैंग के लोग आएंगे तो हम बोल देंगे कि उनके पास उसे मारने का कोई मोटिव ही नहीं था, वो ऐसा करेंगे क्यों? सॉर्टेड एक्सप्लेनेशन। अब मार्टी अपने घर के ट्रैम्पोलिन में जाकर कुछ सोचने लगता है कि अचानक उसके बच्चे आकर उसे हग करते हैं एंड अब बर्ड फैमिली डिसाइड करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हर हाल में एक साथ रहेंगे। गाइस, सीजन 1 की एंडिंग तो यहीं पे होती है, लेकिन सीजन 2 मनी लॉन्ड्रिंग के कॉन्सेप्ट को लेकर एक नई स्टोरी के साथ आएगी। गाइस, वैसे भी ओज़ार्क क्राइम सीरीज की काफी डिफरेंट मेकिंग है, जहां सिर्फ ड्रग और ड्रग कार्टेल पे फोकस ना करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के कॉन्सेप्ट को काफी ही जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है। लेकिन थोड़ी और डेप्थ में अगर मनी लॉन्ड्रिंग के केस को दिखाया जाता तो कुछ और ही बात होती। लेकिन जितनी भी डिटेल्स ओज़ार्क सीरीज में दी गई है वो आपको ये जरूर समझा देगा कि ड्रग कार्टेल और मनी लॉन्ड्रिंग का बिजनेस कैसे होता है और ये बिजनेस करने वाले लोग कैसे हर बार बच के भाग जाते हैं। और यही इसकी यूनिक बात है जो और सब सीरीज से इनको अलग करती है। और गाइस, इसी से मुझे याद आया कि सीजन 1 में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट यानी सिनेरियोस क्रिएट की जाती है उसे सीजन 1 में ही खत्म भी कर दी जाती है। यानी आपको कुछ डिफरेंट और मजेदार देखने को मिलेगा सीजन 2 में। सो अगर हम सीजन 1 के कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले नाम आता है रूथ लैंगमोर का, क्योंकि पहले तो काफी गुस्सा आता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे छोटे छोटे डायरेक्टर ने चेंजेस लाए हैं वो काफी काबिले तारीफ है। लेकिन इससे मार्टी बर्ड को बिल्कुल भी नहीं भूला जा सकता। मार्टी ने अकेले ही अपने टैलेंट के जरिए ओज़ार्क सीजन 1 में धमाल मचा दिया। और अगर हम गाइस सबसे हेटेड कैरेक्टर की बात करें तो आई थिंक सभी लोग को रस एंड रॉय लगे होंगे, लेकिन मुझे स्नेल फैमिली पे आया, बिकॉज उनकी एंट्री होते ही वो कई लोगों को मार देते हैं एंड मेसन की वाइफ को वो जिस तरीके से मारते हैं काफी क्रीपी था। लाइक कैसे तुम एक प्रेग्नेंट लेडी को मार सकते हो? आई नो स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा गुस्सा हमें बेंडी पे आता है, मार्टी की वाइफ पे, एज वो जैसे मार्टी को मुसीबत में छोड़कर उसका सारा पैसा लेकर भागने का प्लान बनाती है, वो काफी गुस्सा दिलाने वाला है। एंड गाइस, इस पूरे सीजन में मुझे शार्लेट एंड जॉन का कैरेक्टर बिल्कुल भी समझ नहीं आया। इस लिटरली वो कर ही क्या रहे? आई नो उनकी इसमें कोई गलती नहीं है, एज डायरेक्टर ने उन लोगों के लिए कुछ लिखा नहीं, बट तभी भी वो लोग क्या ही सोच रहे थे कुछ समझ में नहीं आता। एंड लास्टली, क्या ये सीरीज फैमिली के साथ देखने लायक है? तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें काफी सीन्स डार्क है और न्यूडिटी से भरे पड़े हैं। सो until and unless you are that open with your family, it's up to you. बट मैं इसे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी। सो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।